रितिका अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एग्जाम कैसे हुए आपके? अच्छे हुए सर। ठीक हो गए? हाँ जी। क्लियर हो जाएंगे सारे या कोई दिक्कत होगी? हाँ जी सर। सारे ही क्लियर हो जाएंगे, किसी की रीपेट तो नहीं आएगी? हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पीटी वालों का पता नहीं। कौन से वालों का? यूनिवर्सिटी वाले चेक करेंगे कैसे उनकी मार्किंग। यूनिवर्सिटी वाले तो वही चेक करेंगे ना जो लिखा होगा आपने। लिखा तो सारा सही है, अच्छे से लिखा था। अच्छा, आगे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे वो, कैसे नहीं करेंगे। यस सर। क्वेश्चन पेपर तो इजी था इस बार। यस सर। क्वेश्चन तो इजी आए हैं, कोई इतना टफ नहीं आया है। पेपर कहाँ पे हुए थे वहाँ पे? ज्ञान ज्योति ज्ञान के? ज्योति में। हैं? यस सर। अच्छा, ज्ञान ज्योति में हुए थे। तो वहाँ तो फिर वो भी मिले होंगे यहाँ के जो सर होंगे पुराने सर। तो वहाँ पे कैसा रहता था ज्ञान ज्योति में, कैसा सिस्टम था? ठीक था? स्टिक थे सारे या थोड़ी फ्रीक्वेंसी मिल जाती थी इधर उधर काम की? ठीक ही थे, इतना तो नहीं बोला इस बार। अच्छा, कविता गुड जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कविता, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड। तो एग्जाम हो गया अच्छे से, रेस्ट हो गई पूरी? यस सर। फाइनली रेस्ट हो चुकी है, एग्जाम हो चुके हैं, सौरभ त्रिपाठी भी आ रहे हैं। क्या किया एग्जाम के बाद? दरवाजा बंद करिए। क्यों? एग्जाम के बाद क्या किया? सर कुछ भी नहीं सर, जॉब ढूंढ रही थी सर, मिला ही नहीं जॉब। सौरभ त्रिपाठी जो जो लॉगिन करता जा रहा है सबके सब अपने वीडियो ऑन। त्रिपाठी तू कहाँ जंगल में घूम रहा है? बाहर सर, क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ, अरे सर, तो 2 मिनट बस, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। तो घर पहुंच जाओ। जंगल से पहुंच के क्लास कैसे पढ़ेगा? जंगल में बैठ के पढ़ेगा क्या? नेचर टूरिज्म पढ़ेगा? नहीं नहीं, बस 2 मिनट में पहुंच गया सर। एडवेंचर टूरिज्म सर है एडवेंचर टूरिज्म, इस वेरी बार। नाइस, बहुत ही बढ़िया। सर अभी से सर सर पहुंच गया जल्दी। क्यों टेंशन? आपका जो सेमेस्टर है ये तो बहुत ही इजी वाला है जो अब आया है, दैट इज मोर इजी। पिछले वाले में तो जान निकल गई थी सर। पिछले वाले में जान निकली, इस बार जान नहीं निकलेगी। अब जैसे जैसे सेमेस्टर क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे आपका व्हाट यू कॉल्ड, वैसे वैसे और इजी आता जाएगा। जैसे जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होने जा रही है वैसे वैसे ही आपकी जो सिलेबस है ये और इजी होता जाएगा। और अब कोर इसका आएगा, नाउ द रिलेटेड विद एक्चुअली कोर जो सिलेबस है आपका, जो एक्चुअल काम आएगा जॉब्स के लिए, आपका सिलेबस आपका वो रहेगा। प्रियंका आ गई है, प्रियंका अपना मोबाइल ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, नोकिया 6.1 जो भी है आपके पास। What success it don't go with the tricks, just be concentrated in your work and you will succeed. Nice. प्रियंका को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्रियंका अपने वीडियो ऑन कर लो। Hi sir, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? Sir, I'm good. You say? गुड गुड गुड, आई एम गुड। Sir, the reason मेरा camera क्यों off है, actually आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है and I'm just laying on the bed, so that's why मैं camera on नहीं कर सकती sir. बीमार हैं आज? Yes sir, थोड़ी तबीयत खराब है. ठीक है, एग्जाम कैसे रहे? Sir, exam was good. In fact, बहुत अच्छे गए. ओके, किसी को दिक्कत जी. आई हो हैंडआउट्स के अंदर? ऐसा कोई?
सर दिक्कत ही है? दिक्कत ही सर। किस बात की दिक्कत थी? अरे सर पूरा पढ़ के गए, एकदम होता है ना छोटा सा, एकदम छोटी सी चीज, वही लॉन्ग में पा दे रहे थे वो तो वही तो एग्जाम चीज में। है बेटा, वही तो सर बात पूरा है सिलेबस त्रिपाठी, करने के बाद भी मतलब क्या बताऊं सर। वही तो चीज है। प्रियंका आपका पूरा रोल नंबर क्या है वैसे? हाँ जी सर। Sir, it's 1824934. 934 है आपका ना? Yes, sir. 1824934. ओके। Yes, जो sir. आपका जो इस बार का जो सिलेबस है वो ज्यादा इजी है, और गैलेक्सी A51 है। प्लीज अपना चेहरा दिखा दीजिए, कौन है? यस, गैलेक्सी A51। आपका रोल नंबर और नेम क्या है? मुझे पता नहीं लगेगा ऐसे ना। गैलेक्सी A51, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गैलेक्सी A51, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे अपना रोल नंबर और आपका नाम बताने की कृपा कीजिए। गैलेक्सी A51। रितिका आप भी अपना वीडियो सबके सब ऑन रखेंगे, कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होने वाली है, सब सुनेंगे सर, ठीक है? वीडियो शुड बी ऑन। नाउ यू टेल मी दैट हाउ वाज एग्जाम। तुम्हारी क्या दिक्कत थी एग्जाम में? सर थोड़ी बहुत दिक्कत थी सर, पर हो गया सर। इतना मतलब थोड़ा लगा था डिफिकल्ट करते हुए सर। वेनिका मीना, ये है इनका नाम। सर टेल मी कैसा रहा एग्जाम? पास हो जैसा जाओगे? पास सर, पास होने पास तो नहीं पढ़े होते तो भी शायद हो जाते। बिना पढ़े हो जाते हो क्या? Very वही मेरे को लगता है भगवान की कृपा है सर, बिना good। पढ़े। हम पे भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर वैसे एग्जाम तो टफ आया था इस बार का, मेरे को लगा टफ। फर्स्ट और लास्ट वाला एग्जाम तो दोनों ही टफ लगा। टफ था? हाँ सर, फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों टफ था। हम्म। क्योंकि कुछ नहीं फर्स्ट था, वाले में सर कुछ तो घुमा घुमा के क्वेश्चन डाले गए। वही सर, पर करके तो आया, ऐसी बात नहीं कि सर नहीं करके आया, करके तो आया। डोंट वरी छोड़ा नहीं कुछ। एवरीबॉडी, आप सब लोग पास हो जाएंगे सर, इतना मुझे पता है, इतना मेरे को पता है कि आप लोग पास हो जाएंगे। अभी आपका 7th सेमेस्टर है, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 7th सेमेस्टर। सो 6th सेमेस्टर, हाँ 6th 7th। चलिए 7th भी आएगा इसके बाद। तो 6th सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल सब्जेक्ट हैं 7। टोटल सब्जेक्ट हैं 7, जिसके अंदर जो 7th सब्जेक्ट है वो आई थिंक आपका फ्रेंच है। और फ्रेंच का भी आपको अपडेट होता रहेगा, आपको वीकली में 1-2 बार क्लासेस आपकी लगेगी फ्रेंच की। फ्रेंच वाले आपको फ्रेंच पढ़ाएंगे। बाकी के आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, अगेन वो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? टोटल सब्जेक्ट हो गए 7 और 6 आ गए हमारे पास फिर से, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकते हैं। किसी को हमारा पढ़ाया पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है कि सर आप चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट, हम नहीं पढ़ेंगे आपके क्लास। Sir, I want to ask a question. जी। सर मैंने सिलेबस देखा था पूरा हाँ। 6 सेमेस्टर का, तो उसमें फ्रेंच जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था सर बेटे सिलेबस में। ऑप्शनल है ना वो। ओके, जैसे आपने सर सिर्फ इलेक्टिव होता है तो आपने वो तो इलेक्टिव था। देखा ना, वो हम इलेक्टिव के आपको दे रहे हैं वो। प्रियंका सिलेबस के नीचे ही रहता है इलेक्टिव। यस, कविता को पता है कहाँ पे है वो। इलेक्टिव 2 हैं आई थिंक, इंटरनेशनल वहाँ पे 2 डायमेंशन ऑप्शन आएंगी। तो है। मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं इसलिए हमने फ्रेंच लिया है। ओके सर। आस्था चलेगा, सीखिए। फ्रेंच इज वेरी गुड, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। फ्रेंच सीखने का मौका मिल रहा है लोगों को, लोग पैसे देके फ्रेंच सीखते हैं।
आपके सब्जेक्ट में फ्रेंच आ रही है, इट्स गुड। और जिसको फ्रेंच आती है उसको 25-30 हजार की नौकरी आराम से मिल जाती है किसी भी कॉल सेंटर्स के अंदर नॉर्मली, फ्रेंच बेस पे। किसी भी टूर गाइड्स की, Okay. किसी भी टूर स्पॉटिंग की, जो कि यहीं से ओनली आपका जिसे बोलते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, TIO, अगर फ्रेंच का अगर आपको आता है और आप सर्टिफाइड है फ्रेंच के अंदर, तो 25 to 30,000 रुपीज यू कैन गेट इजीली कि मेरे को फ्रेंच आती है सर एक्स्ट्रा। इसके बाद में लो जी, हिमाचल वाले आए हैं, VR देव भूमि वाले, देखते हैं कौन है ये। खतरनाक खतरनाक नाम से लॉगिन करते हो। मैं फिर से बोल देता हूँ, एवरीबडी लॉग इन विद योर रोल नंबर और नेम। ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्लोगन लगा के घूमते रहते हो ना, ये मत करो ऐसा। अटेंडेंस में दिक्कत होती है, रेक्टिफाई करना पड़ता है कौन आया कौन नहीं। अब किसी ने लॉगिन किया भाग गया, अब मुझे क्या पता सर, मैंने क्लास अटेंड की थी, होता है ना। अब मुझे क्या पता ये VR देव भूमि कौन है, इसलिए मैं कह रहा सर हूँ। ऋतिक कपूर, सर ऋतिक कपूर। ऋतिक कपूर, बहुत स्वागत है आपका, पर वीडियो ऑन करो। और ऋतिक कपूर अगर आज पहली बार आया है, पिछले सेमेस्टर में मुझे लगता है एक आधी बार भी आया होगा ये। सर आया था सर, 3-4 बार आया था। बड़ी कृपा, बहुत बड़ा एहसान किया था आपने जो आए थे 3-4 बार आप। सॉरी सर, सॉरी। और आज बड़ी कृपा कर रहे हैं कि आप आज आए हैं। ऋतिक कपूर, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए पहले, सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर। ये बालों को क्या हो गया मॉर्निंग? सर थोड़ा जामुन में न लगा है सर। क्या सर जामुन में न, सर जामुन में न, बर्थडे का महीना लगा है तो काटने नहीं? कटाते सर, कटाते नहीं है सर हमारे यहाँ। नहीं कटाते? नहीं सर। खाना खाते बर्थडे वाले दिन? नहीं खाते? हाँ जी सर, हाँ जी। महीना चला सर नहीं खाते। आपकी सिस्टर कहाँ है, खुशी कपूर? सर वो चंडीगढ़ में ही है। वो क्या कर रही है वहाँ पे? जब क्लासेस सारी ऑनलाइन है तो मैडम वहाँ क्या कर रहे हैं? सर पता नहीं क्या था सर, शाम को फोन उसने बोला था, मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया, बोले टाइम मिलेगा तो कर लूंगी। सर पार्ट टाइम कर रही ना वो। कहाँ पे कर रही है? पार्ट टाइम कर रही है सर, लुधियाना ताज रिजॉर्ट। यस सर। तू नहीं गया करने? सर क्या था सर, अप्लाई, बट रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ, फेल हो गया? इंटरव्यू बोला था सर लड़कियां लड़कियां सर जितनी भी गई थी सारी सिलेक्ट होगी, बट लड़के जितने भी गए थे सारे, मतलब जितने भी थे सारों को निकाल दिया। मैं गया था सर 3 दिन गया, 3 दिन के बाद बोल दिया, बोले लड़कों की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके सर। बोला ऐसे मत करो यार, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे भाई। इट्स इम्पोर्टेंट ना। हाँ जी सर। अगर सारी जॉब लड़कियों को दे दी यस सर। तो त्रिपाठी कहाँ जाएगा? वही सर। सर लुधियाना में कर रही है, ये भी नहीं, मैं तो यही लुधियाना में हूँ। ये तो बताओ कहाँ पे हो रहा है? ताज में बोल रहा है ना? लुधियाना में, तेरे को बोला था लुधियाना में। ताज रिजॉर्ट। ताज रिजॉर्ट में वही जाओ। कहाँ पे है लुधियाना में ये? यस सर। लुधियाना ताज में लुधियाना जाओ। में कहाँ पे है ताज रिजॉर्ट? त्रिपाठी खुद लुधियाना में रहते हो, पता नहीं देखो ताज रिजॉर्ट कहाँ है? सर मैं तो ताज रिजॉर्ट पहली बार सुन रहा हूँ, सीरियसली बता गूगल पे रहा हूँ। मारो सर्च मेरे को इसके और बारे में निकालो knowledge नहीं। लुधियाना में कहाँ है ताज, और खुद जाके आओ वहां पे देख के आओ। कोई अगर वैकेंसी है, खुशी का रेफरेंस ले लो, ऋतिक से नंबर ले लो, खुशी का, जो बच्चे हमारे यहाँ मैं के खुशी वहाँ से पे लग रहे हैं। पता करूंगा मैं, अगर उधर होगी तो मैं बता दूंगा। ये कुछ नहीं बताने वाला तेरे को, नंबर। ये नहीं चाहेगा तुम ज्वाइन करे वहाँ। हाँ मुझे भरोसा है। ये कुछ नहीं बताने वाला। ये कुछ नहीं बताने वाला। और मैं बता दूंगा यार, याद दोगी मैं बता दूंगा, शाम तक ही बता दूंगा। ले बस। अरे भाई मजाक कर रहे हैं। बता देगा ये। और अगर नहीं होगा तो फिर वो ये पार्टियां लगेंगे फिर केटरिंग कुटरिंग की, तो वो बता दूंगा। काम करना को बुराई थोड़ी ना है। इवेंट्स लगवा दूंगा। काम भी वो करना है ना जिसमें आगे जाके कुछ स्कोप हो। इवेंट्स में भी ठीक है, मतलब ठीक ही है, मिल जाता है सर। पता है वो इवेंट्स का मुझे पता है। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लग जाता है पता। हाँ वो मॉकटेल बता देंगे, मॉकटेल किस तरीके की होती है। स्नैक्स नुक्स के बारे में लग जाता है पता।
हरा भरा कबाब को वो सारा पता लग जाएगा तेरे को क्या चीज है। गाइस अब थोड़ा सा आज सिर्फ इंट्रोडक्शन मोड पे चलते हैं 6 सेमेस्टर के, फिर हमारा सिलेबस शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। एक आपका इलेक्टिव आएगा जिसके अंदर फ्रेंच होगी, आपको फ्रेंच सीखनी होगी और फ्रेंच में आपको पास भी होना होगा। सो फ्रेंच पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको फ्रेंच की क्लासेस आपके आई थिंक हफ्ते में 2 लगे करेंगे। वो आपको चित्र में अपडेट कर देंगे कि कैसा आपका टेन्योर रहेगा। बाकी के 6 सब्जेक्ट सारे मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और आई नीड जो बच्चे 5th सेमेस्टर में नहीं पढ़ के आए हैं मेरे पास, वो एटलीस्ट 6th सेमेस्टर में पढ़ लें, क्योंकि जो अब का सिलेबस आ रहा है ये एक्चुअली आपके जॉब से रिलेटेड वक्त का सिलेबस है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कि आउट ऑफ फोकस हो, जिसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि नॉर्मल सब्जेक्ट रिसर्च मैथोलॉजी था, जिसका कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे इसके अंदर, पर फिर भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। हमें जानना है कि व्हाट इज रिसर्च, इन्फॉर्मेशन क्या चीज थी। अब जो सिलेबस आ रहा है 6th और 7th का जो सिलेबस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सिलेबस, और जो कि प्रॉपर कोर रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट के साथ। तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो 6 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है एयरलाइन सर्विस एंड इन फ्लाइट फैसिलिटीज। एयरलाइन सर्विस और जो कि फ्लाइट्स के अंदर की जो सर्विसेज है, इन फ्लाइट सर्विस को कहते हैं, जो कि एक एयर होस्टेस को दी जाती है, उसके ऊपर पढ़ा जाएगा। फिर आपका सेकंड है आपका सब्जेक्ट ट्रैवल टिकटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और जिसके अंदर ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, टिकटिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे के सारी स्टडी करी जाएगी। और एक सब्जेक्ट और है ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, कि ट्रैवल के दौरान वीजा हो गया, पासपोर्ट्स हो गए, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी होते हैं। सी फॉर्म हो गया, बिल्कुल सही, कई सारे फॉर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से, होटल इंडस्ट्री के हिसाब से, एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से, उसका अलग सब्जेक्ट है, दैट इज ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। सो व्हाट विल डू दैट, हम ट्रैवल टिकटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग से हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग से सब्जेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रैवल टिकटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी से रिलेटेड है। व्हाट विल डू दैट, हम इस दोनों को मर्ज करके पढ़ा करेंगे, एक ही दिन में पढ़ा करेंगे इसको, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन को इस हिसाब से। देन हमारा है टूरिज्म बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल हमें पढ़ना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी चीज है, क्या चीज है। फिर आपका सबसे इजी वाला आ जाएगा एडवेंचर टूरिज्म, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको एलेबोरेट किया गया है बड़े लेवल पे। फिर आपका एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आया है रीजनल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। ये है सब्जेक्ट जो कि पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरेस्ट आना चाहिए हम सबको। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, और एक सब्जेक्ट आपका जो फ्रेंच है, दैट वुड बी ट्वाइस असाइनमेंट्स ऑन गूगल क्लासरूम, आपको होती रहेंगी आपकी फ्रेंच की। फ्रेंच के लिए आपको चित्रा मैम विल अपडेट यू प्रॉपर्ली कि फ्रेंच कैसे पढ़नी है। विनीगा 1824874 ऑन योर वीडियो। वेनिगा मीना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? तो वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो क्यों नहीं ऑन किया आपने? प्रियंका आप भी वीडियो ऑन कर लो, उठ के बैठो थोड़ी देर, कुछ नहीं होता है। बीमार है हम, इवन आई एम नॉट वेल आल्सो, मैं भी थोड़ा आराम से बैठा हुआ हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर ही बैठे, कुछ ओके सर। एवरीबॉडी ऑन योर वीडियोस। विनीका व्हाट इज द प्रॉब्लम कि आप वीडियो क्यों ऑफ कर रखा था आपने? I need everybody video should be on. I know Priyanka is not well. Priyanka थोड़ा मैनेज कर लो, वीडियो पे बैठो अभी। बेड पे बैठना कोई दिक्कत Just give नहीं me है। a हाँ, आराम से बैठ जाओ बेटा। जब तक हम फेस टू फेस कन्विंस नहीं करेंगे ना, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। आप समझिए, तो पहले से हम ऑनलाइन आ रखे हैं, ऊपर से इसमें भी हम अपना ऑडियो करके बैठे, जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा हम चला दूंगा यहाँ से, तुम लोग सुनो बैठ के आराम से। ऐसा नहीं होता गाइस, फोकस करना पड़ता है। मेरे को भी तो लैपटॉप के ऊपर आपको देखना पड़ेगा ना कि आप लोग कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। यस। थोड़ा सीरियस आपको भी होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। इसको इतना लाइटली मत लो कि टूरिज्म है बहुत इजी है, पास हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, काम हो जाता है।
गाइस जब अगला जॉब आने वाली है ना, और हाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, टूरिज्म के अंदर बहुत सारी जॉब जाएंगी ड्यू टू कोरोना। 1 साल और रुक जाओ, फिर देखना इसके अंदर बूम कैसा आएगा। इंडस्ट्री अभी मरी पड़ी है, लेकिन उठ जाएगी, अब इंडस्ट्री उठ रही है धीरे धीरे से, और जॉब उसी को मिलेगी जिसको काम आएगा और जिसको पता है कि मैंने क्या सीखा है। और ये ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन हो गई, टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं, एयरलाइंस फैसिलिटीज, एयरलाइंस इन फ्लाइट सर्विसेज की बात करूं मैं, ये सारा क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं जो आप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं पहले अभी यहाँ पे। तो यू शुड बी नो अबाउट कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कईयों को तो सब्जेक्ट ही नहीं पता थे। आधे बच्चे ऐसे भी मिले जो क्लास में आए नहीं, उन्होंने हैंडआउट से पढ़ के पेपर दे दिए। अब मुझे उनका नहीं पता, राम भरोसे, चलो वो पास तो हो जाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया वो किसी को समझ नहीं आया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सीरियसली होके, जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम अपना शुरू कर रहे हैं अपना एयरलाइन फैसिलिटीज का एविएशन के अंदर, थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा एयरलाइन सर्विसेज, जो इन फ्लाइट फैसिलिटीज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एविएशन के अंदर नए ट्रेंड्स क्या थे, जिसको भी जो स्कोप जैसा पता लगता है? एनी आइडिया? रफली बता सकते कोई? एविएशन के अंदर ट्रेंड्स क्या थे, नए ट्रेंड्स क्या बने? कुछ भी बोल सकते हैं आदमी यार, अपना हाथ खड़ा करेंगे वही बोलेगा, बाकी बंद। हाँ जी सर, मैंने अभी जस्ट एक वीडियो देखी थी रिसेंट, तो उसमें एयरक्राफ्ट के अंदर हर एयरलाइन ने HEPA फिल्टर्स लगाए हैं, एंड दोज फिल्टर्स आर की जो वेंटिलेशन हुआ करती थी पहले एयरक्राफ्ट के अंदर, वो अब चेंज हो चुकी है सर। वो उस टाइप से नहीं होती जो पहले होती थी। अब जो है प्रॉपर फ्रेश एयर अंदर आती है, और अगर मतलब कोई भी, जैसे हम कहते हैं बेसिकली कोविड के लिए लगाया गया ये सर, उसमें इतना पतली आप कह सकते हैं कि लेयर जो यूज की गई है कि कोई वायरस नहीं आ सकता उसके अंदर, फॉर द पैसेंजर्स सेफ्टी सर। वेरी नाइस। कोई और मुझे बता सकता है एविएशन के अंदर कोई और ट्रेंड्स आए हैं? दिमाग लगाओ। ये तो बहुत ही लेटेस्ट बताया है प्रियंका ने, आप इससे पीछे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड्स की बात हो रही है, ट्रेंड्स नए भी हो सकते हैं, ट्रेंड्स पुराने भी हो सकते हैं। क्या क्या अपग्रेडेशंस की गई थी एयरलाइन फैसिलिटीज के अंदर, एयरलाइंस को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया गया, एविएशन इंडस्ट्री को और ज्यादा हाईली, इसको बोलते हैं ऑपरेटिव, और ज्यादा एडवांस, और ज्यादा फ्रीक्वेंट एडवांसमेंट कैसे आई है उसके अंदर। गाइस आप सबको पता है जब सबसे पहले जो एयरलाइंस जो फ्लाइट दिखती थी वो कैसे एयरक्राफ्ट थे दिखने में? बड़े बड़े पंखे जिसके नोज के ऊपर लगे होते थे। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और कभी आप नोटिस करें तो जो फ्लाइट्स थी उसके जो विंग्स थे वो उसकी नोज के ऊपर विंग्स था, बहुत बड़ा वाला, है ना? और वो कोई ऐसे नहीं थे, थोड़े ऐसे थे जमीन में, नोज उसका उठा हुआ, और उसका जो टेल थी वो थोड़ी जमीन की तरफ ऐसे होती थी, ऐसे। और बड़े बड़े फ्लैप थे उसके, बहुत बड़े बड़े फ्लैप ऐसे ऊपर थोड़े ऐसे फ्लैप होते थे, उसके बीच में से नोज होती थी, राइट। फिर एडवांस काम आया, फिर एयरक्राफ्ट में थोड़ी मूवमेंट्स आई, टेक्नोलॉजी चेंज की उन्होंने। अब जो विंग्स फ्रंट के ऊपर गया था नोज के ऊपर, वो विंग्स उठ के अब वो साइड के विंग्स में आ गए थे। आप सबको सबसे पहले फ्लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एयरक्राफ्ट। गाइस एयरक्राफ्ट की बहुत डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जो कि पैसेंजर्स की बात करूंगा बिकॉज हम लोग डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, हम लोग पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। हम लोग F-61 या जो भी ये तेजस वेजस हम इनकी बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट ए फाइटर पायलट्स, सो वी आर ओनली प्रोफेशनल। तो हम कमर्शियल पायलटिंग की बात करेंगे, कमर्शियल सर्विस की बात करेंगे। तो जो यूज होता है कमर्शियल के लिए वो डिफरेंट जैसे अब बोलते हैं कि सर मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, किसी के पास हीरो होंडा है, किसी के पास कैलिबर, किसी के पास कार है, मटीज है, किसी के पास जो भी टोयोटा वोयोटा जो भी है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले एयरबस की बात करें, मैक्सिमम जो ऑपरेट किया जाता है फ्रीक्वेंटली हर एयरलाइंस यूज करती है, वो करती है एयरबस, कैटेगरी है एयरबस की। अब देखिए एयरबस एक बनाती है एयरबस की तरह,
फ्लाइट इंडिगो हो, फ्लाइट स्पाइस जेट हो या फ्लाइट एयर इंडिया हो, किसी की भी हो, वो टैगिंग डिफरेंट है। जो बना रहा है वो बोइंग एयरबस बनाती है, बोइंग अलग कैटेगरी है, एयरबस अलग कैटेगरी है, बनाते दोनों ही जहाज हैं, बनाएंगे एयरक्राफ्ट ही है। एयरबस ने बनाया अपना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एयरबस उसमें डिफरेंट होता है, थोड़ा शेप में हल्का सा चेंज रखते हैं, क्योंकि इनके विंग्स की जो फ्लैपिंग होती है ये सारी चेंज होती है। इंडिगो जो यूज करता है वो एयरबस यूज करता है, एयरबस 320 इंडिगो यूज करता है। 3 का पैटर्न होता है और 180 सीट्स होती हैं, 30 लेयर्स होती हैं, 1 2 30 रो होगी टोटल, 30 रोज होती हैं एयरबस 320 के अंदर। और 3 का पैटर्न होता है, 3 फिर बीच में गैली फिर 3 ऐसे होती हैं, ऐसे 30 रो होती हैं, 30 रोज होती हैं। 180 सीट कैपेसिटी होती है। 11th रो जो होती है वो नॉन रिक्लाइनिंग होती है, मतलब उसकी जो सीट है वो पीछे नहीं जाती 11th रो, क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर होती है। 12th रो इज रिक्लाइनिंग बिकॉज वो इमरजेंसी विंग्स के ऊपर होता है, इसलिए 11th रो नॉन रिक्लाइनिंग होती है, 12th रो रिक्लाइनिंग होती है। और पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर या तो इमरजेंसी एग्जिट जो 12th रो है उसमें लेग स्पेस ज्यादा मिलता है, या जो फ्रंट पे होता है उसमें लेग स्पेस ज्यादा मिलता है जिंदगी में। और एयरलाइंस क्या करती है, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो का ज्यादा चार्ज होता है। अगर आप इमरजेंसी एग्जिट ले रहे हैं, वो भी 12th रो ले रहे हैं जो कि रिक्लाइनिंग रो है, उसमें भी आपको एयर स्पेस ज्यादा मिलता है बैठने के लिए। बट इमरजेंसी एग्जिट में बैठने के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं दी जाती, ये किसी बूढ़े को नहीं दी जा सकती है, ये यंग पीपल्स को दी जाती है, बिकॉज इसलिए जो फिजिकली फिट हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फ्लाइट में अगर इमरजेंसी एग्जिट्स को खोलना पड़े तो ये बंदे हेल्दी से उसको पुल करके विंडो को हटा सकते हैं। इसीलिए एयरक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ एयरबस 320 की, जो कि नॉर्मल इंडिगो यूज कर रहा है आजकल। बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, एयरबस बहुत कंपनी यूज करती हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल लेंगे। इसका इतना लोड नहीं लेना, परेशानी नहीं लेनी कि भाई मुझे याद नहीं हो कितना, ये क्वेश्चन में नहीं आने वाला। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है फ्लाइट्स के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में। जो एयरक्राफ्ट है इसका जो नोज है वो हमेशा लाइट होता है और जो टेल होती है हमेशा हैवी होती है। बताओ क्यों ऐसे होता है हमेशा एयरक्राफ्ट? कभी ऐसे नहीं होता, कभी ये देखोगे तो ऐसा होगा, थोड़ा सा ऐसा। नोज शुड बी लाइट एंड टेल शुड बी हैवी। क्यों होती है बताओ? किसी ने तो बनाया हुआ, पागल तो नहीं हुआ जिसने बनाया हुआ जहाज? सर कुछ ऐसे होगा, हवा को मतलब हवा की डायरेक्शन को करते हुए, हवा एयर को डायरेक्शन कुछ देख के बनाया होगा। अगर नोज लाइट होगा तो टेल हैवी होगी, तो जब ये टेक ऑफ करेगा, व्हेन फ्लाइट विल टेक ऑफ, तो बड़ी इजी से जाएगा ये, ठीक है। अगर ये हैवी कर दिया और टेल लाइट कर दी तो ये ऐसे जाएगा, चल गया बीच में। यस इसका जो एक्चुअली प्रॉपर जो फ्लाइट्स को जैसे बोलते हैं कि, अच्छा बताओ प्लेन की डिस्कवरी किसने की थी? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने की थी। कभी विंग्स लगाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी गिर पड़ते थे, कभी कहां से गिर पड़ते थे। आई थिंक एक मर भी गया था इस दौरान, है ना, हमने पढ़ा इनके बारे में। सो ऐसा है, एयरक्राफ्ट में आगे से आगे बहुत मॉडिफिकेशंस की गई। कुछ कॉन्सेप्ट जो एयरलाइंस का है वो पक्षियों से लिया गया है। ईगल कैसे फ्लाई करता है उसका कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ईगल का। यस जैसे ईगल उड़ता है सेम उसी फ्लाइट से, उसी पैटर्न से जहाज भी उड़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट वहां से कॉपी किया गया है। नोज हमेशा इसीलिए अप होती है, जब वो टेक ऑफ करे तो इजीली वो आराम से एयरबॉर्न कर सके, एयरबॉर्न। अब एक चीज आएगी कि भाई साहब ये एयरबॉर्न क्या चीज है? गाइस एयरबॉर्न का मतलब होता है कि जब फ्लाइट रनवे पे आती है
और जब ये रनवे पे टैक्सी करके भागती है रनवे पे, और जब ये अपने टायर हवा में जमीन को छोड़ देते हैं और टेक ऑफ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्लाइट्स के टाइम में कि फ्लाइट एयरबॉर्न। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको एविएशन वाले ही यूज करते हैं। या तो इसको एटीसी यूज करेगी, या इसको जो ग्राउंड स्टाफ है वहां का, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स है वहां के, वो इसको यूज करते हैं इस टर्म्स को। इसे कहते हैं एयरबॉर्न। टेक ऑफ को बोलते हैं एयरबॉर्न। जिंदगी में याद रखना एयरबॉर्न क्या चीज है। Yes, sir. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, दिल्ली से फ्लाइट उड़ रही है बंबई के लिए, ठीक है। दिल्ली से फ्लाइट उड़ रही है, टेक ऑफ हो रहा है बॉम्बे के लिए। फ्लाइट जो भी है उसका ऐसे नहीं होता कि ये कोई बस थोड़े चंडीगढ़ से होती कुराली पहुंचाएगी, ऐसा सिस्टम तो है नहीं इसमें। हर फ्लाइट्स को पहचानने के लिए उसका एक कोड होता है, जो कि उसको रोज दिया जाता है, नया कोड एटीसी देती है। तो इंडिगो का जो इनिशियल कोड है वो 6E है, 6E, 6 इको, इसका मतलब इंडिगो है। SG स्पाइसजेट है, AI एयर इंडिया का है कोड। 6E इंडिगो को मिला हुआ है, तो 6E132 एक रूट है, 6E132 जो कि दिल्ली से उड़ता है बंबई के लिए इन द मॉर्निंग 5:30 फ्लाइट। 6E132, ठीक है। जब Yes. 6E132 रनवे पे आती है, तो ये एक नॉर्मल, मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूं। वी विल कम टू दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है सर। तो जो पायलट्स होते हैं, जो वो हेडफोन लगाए होते हैं, उन्होंने वो क्या बात करते हैं, वो यही बात करते हैं, उनको कोड मिला होता है। जब से ही वो टैक्सिंग करते हैं अपने वे में, वे का मतलब है जो कि नॉर्मल जहां पे जहाज खड़े रहते हैं, जैसे बस अड्डा होता है ना, बसें खड़ी हैं, फिर बाहर निकलती हैं, फिर आती हैं, मेन फिर रोड पे आती हैं, ऐसे ही फ्लाइट्स एयरपोर्ट पे खड़ी होती हैं। इनको अपना अपना वे मिला होता है। 74 पे खड़ी है, 75 पे खड़ी है, 76 पे खड़ी है, वो कोडिंग दी गई थी इनको, नंबर लगा रखे होते हैं वहां पे कि 76 वे में खड़ा है। तो वहां से वो ऑर्डर आता है कि 76 वे काइंडली चॉक्स ऑफ। तो चॉक्स ऑफ का मतलब ये हो रहा है कि जो टायर होता है, फ्रंट टायर होता है, उसके अंदर जैसे पूरे सब लोग बैठे होते हैं, एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है, तो टायर के आगे एक रॉड लगाई होती है, जिसके आगे रॉड होती है, उस रोड के आगे एक छोटा सा टो ट्रैक्टर होता है जो उसको पुश करता है, उसको बैक करता है, रिवर्स करता है फ्लाइट को। फ्लाइट को रिवर्स करने के लिए जरूरत पड़ती है टो ट्रैक्टर की। वो एक रॉड के साथ अगला टायर को उसने विंग्स को ऐसे जोड़ा होता है, और यहाँ पे उसको पुश करता है, तो वो एयरक्राफ्ट पीछे की तरफ जाता है। उसको बोलते हैं चॉक्स ऑफ करना, कि भाई चॉक्स ऑफ कीजिए, आपकी टर्न आने वाली है। उसको चॉक्स ऑफ कर दिया। चॉक्स का मतलब होता है कि उसके टायर के नीचे ना ऐसी चॉक्स डाल रखी होती है ताकि टायर हिले ना, जहाज खड़ा है कभी हिले ना, ऐसे उसको निकाला तो चॉक्स ऑफ। चॉक्स ऑफ का टाइमिंग नोट होगा कि इतने बजे चॉक्स ऑफ कर दिया, अपडेट। अब वो टैक्सिंग करेगा अपने जहां जो रूट से आएगा। टैक्सिंग मतलब अभी उड़ेगा नहीं, अभी रनवे को जाने के लिए जो जो रास्तों को पार करेगा वो है उसका टैक्सिंग वे। उस टैक्सिंग वे का भी टाइम नोट होता है कि कितने वे में इसने टैक्सिंग करी है। टैक्सिंग वे करने के बाद में वो एयरक्राफ्ट आके रनवे की तरफ आके खड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे रनवे पे आया और दे फुल स्पीड और उड़ गया, भाई मैं जा रहा हूँ भाई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से पायलट 1 इंच भी एयरक्राफ्ट को हिला नहीं सकता है जब वो एयरपोर्ट पे होता है। उसको हर चीज एटीसी बोलती है कि आप अभी हिलाइए, तो उसी टाइम वो मूव करेगा। आप रुक जाइए तो वो रुकना पड़ेगा उसको। वो अपनी मर्जी से 1 सेंटीमीटर भी टायर को आगे नहीं ला सकता है। जैसे ही उनके रनवे पे सिर्फ एक फ्लाइट थोड़ी ना उतरेगी, कितनी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, कितनी लैंड हो रही है, उसको वहां पे खड़ा कर देते हैं, और उसके आगे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपने चल रहे होते हैं, आ रहे जा रहे होते हैं। जैसे उस बंदे का या उस फ्लाइट का नंबर आता है, जैसे 6E132 एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल है मैं वैसे समझा रहा हूँ। 6E132 को फिर वहां से ऑर्डर होगा कि 6E132 इज रेडी फॉर टेक ऑफ। ये लैंग्वेज होती है उनकी, 6E132 इज रेडी फॉर टेक ऑफ। तो वहां से जो पायलट होता है उसकी आवाज आएगी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब यस सर आई एम रेडी। दिस इज को टेक्निकल थिंग्स विच आर यूजिंग इन एयरलाइंस। और यही चीजें फाइटर पायलट यूज करते हैं, उनको भी यही चीज कोडिंग होती है कि जैसे उनको भी अफर्मेटिव मतलब यस,
अफर्मेटिव का मतलब है यस सर, कि आई एम रेडी फॉर दैट। Yes. अगर उसको बोल दिया 6132 इज रेडी फॉर टेक ऑफ, अगर वहां से पायलट सेड नेगेटिव, तो इसका मतलब है कोई दिक्कत है, वो नहीं उड़ पाएगा। Then they will again ask 6132 is ready for takeoff. Then the pilot will say negative. तो बोले कोई प्रॉब्लम हो चुका है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो उससे पूछते हैं रीजन। तो फिर उसकी टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है फटाफट उसको कॉन्टेक्ट में लेता है, क्या दिक्कत आ गई भाई, क्या टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सब कोडिंग यूज होती है। तो जैसे ही 6132 को बोला कि आप रेडी फॉर द टेक ऑफ, ही सेड अफर्मेटिव, तो उसको टाइमिंग वो अपने रनवे पे आता है, ही विल स्टार्ट विद फुल इंजन, दोनों इंजन जो उसके जो विंग्स घूमते हैं ना, कभी देखा है एयरक्राफ्ट आपने, उसके दो विंग्स होते हैं, उसके नीचे दो ऐसे प्रोपेलर घूम रहे होते हैं, विंग्स के नीचे दो ऐसे गोल गोल से प्रोपेलर हैं, उसके अंदर पंखे लगे हुए हैं, वो होते हैं इंजन। Yeah. उसको इंजन बोलते हैं एयरक्राफ्ट के। वो इतनी स्पीड से घूमते हैं कि आप मानोगे उसकी थ्रस्ट इतनी होती है कि उसके आगे जो भी चीज आएगी उसको हमेशा थ्रस्ट कर सकता है। उसको फुल स्पीड से घुमाते हैं, ही इज रेडी फॉर टेक ऑफ। जब वो भागता है, जैसे ही वो टेक ऑफ करता है और जैसे उसका जो पिछला टायर, सबसे पहले उठता है अगला टायर, नोज विंग, नोज वाला उठ गया, अब पिछले दो टायर बचे हैं, जैसे वो जमीन को टच करना छोड़ते हैं, उसी टाइम को बोलते हैं एयरबोर्न टाइमिंग। कि अगर सुबह 5:37 के ऊपर दोनों टायर हवा में गए हैं, उसी टाइमिंग को नोट करते हैं 537, समझिए 5:37 के ऊपर 15 अर्ली मॉर्निंग 5:37 पे पिछले दो टायर उठे हैं उसके, तो फटाक से एटीसी अपडेट करेगा उसको 5:37 इज एयरबोर्न 6132। अब क्या करेंगे, वो 5:37 को कैलकुलेट करेंगे कि इसका फ्लाइंग टाइम कितना है, एग्जैक्ट टाइमिंग उसकी स्पीड को लेके कैलकुलेट करेंगे और एग्जैक्टली वो बता देंगे कि अगला ईटीए क्या है, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल इन बॉम्बे नाउ। क्योंकि 5:37 को यहाँ पे टेक ऑफ अगर हुआ है तो उसका फ्लाइंग टाइम अब बनेगा 2 घंटे 20 मिनट, उसको उसमें ऐड करेंगे और वो एग्जैक्टली 1-2 मिनट ऊपर नीचे एस्टिमेट डाल देते हैं कि ईटीए इन बॉम्बे, जो उसका टाइमिंग उसको ऐड करके उसमें डालते हैं, उसको कहते हैं ईटीए, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। जैसे यहाँ से टेक ऑफ हुआ और वहां पे बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर फटक से जो बोर्ड उसको था कि ये वाली जो फ्लाइट है इतने बजे लैंड कर जाएगी, उसको बोलते हैं ईटीए। यहाँ से डिपार्चर हुआ है और वहां उसका अब अराइवल होने वाला है, ऐसे टाइमिंग मेंटेन करते हैं ये लोग। इट्स ए कोर टेक्निकल थिंग्स इन एविएशन इंडस्ट्री। ऐसे टाइमिंग मेंटेन होती है कि जहाज उड़ा है उसको नोट करके उसको ऐड करके। आप इतनी टेंशन मत लो, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने का, ये सारा टेक्निकल है ये आपको सिर्फ समझने के लिए है कि फ्लाइट्स उड़ती हैं और क्या वहां पे बातचीत चलती है, ऐसी कौन सी कविताएं गाते हैं ऊपर उनको रास्ता दिखता है, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। अब एक क्वेश्चन आता है, मेरे से बहुत बच्चों ने एक बार पूछा था कि सर जब पायलट ऊपर बैठे होते हैं अपने जहाज के अंदर, तो उनको कैसे पता लगता है कि ये मैं यहाँ से रास्ता ले लूं, वो टर्न कैसे कर जाते हैं और वो ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं, ऐसा क्या उनको कैसे पता था कि बॉम्बे आ गया सर, उन्हें कैसे पता था कि जैसे रास्ते में हम कौन सी सर उसको पता होता है वो नीचे कौन कौन से एरिया क्रॉस कर रहे होते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन इन द माइंड आते हैं कि ऐसा क्या होता है, ऊपर कोई रास्ता थोड़े बना होता है, होता होगा कोई रास्ता, तुम्हें क्या लगता है? सैटेलाइट टाइप का होता होगा सर। ऊपर रूट्स होते हैं, सबसे पहले रूट्स फाइनल होता है। जैसे 6132 बॉम्बे के लिए अगर एयरबोर्न हुआ है तो उसको एक फिक्स हाइट दी जाएगी कि आप 20,000 फीट के ऊपर उड़ेंगे, 20,000 फीट के ऊपर आप उड़ेंगे। तो उसको अपना जो हाइट है उसको 20,000 वो मेंटेन करेगा अप इन द स्काई। सबसे पहले ऐसे जाएगा, टेक ऑफ करता, जब तक उसके 20,000 फीट पूरे नहीं होते तब तक वो ऐसे ही है, फिर वो सीधा होता है। फिर उसको डायरेक्शन होती है कि आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो पता लगा भेजा बॉम्बे और पहुंच गया कजाकिस्तान, है ना। तो उसको बोला जाता है कि आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। कंपास, बहुत बड़ा कंपास जो कि बड़ा हाई लेवल का कंपास है, उसको पायलट यूज करते हैं। जो भी जितनी एयरलाइंस है इनकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, जो कि आप बोलिए देखिए कितनी फास्ट है, जो कि बादलों के बीच में बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उनके कनेक्शन नहीं टूटेंगे। ये कोई पुराने जहाज नहीं है कि भैया सिग्नल ही नहीं आ रहा, तू अकेला कहाँ हवा में उड़ रहा है, होता ना कि सर सिग्नल कट गए, इसके नहीं कटेंगे, इतने वास्ट सिग्नल होते हैं इनके।
इसके अंदर ही एक बहुत बड़ी, जैसे टीवी, जैसे हमारी जितनी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन है, ऐसी बहुत सारी स्क्रीनें होती हैं अंदर। एक स्क्रीन के अंदर उसको अपना पूरा एयरक्राफ्ट दिखता है, पायलट को बाहर का आउटिंग व्यू, उसके अंदर भी छोटा सा एयरक्राफ्ट दिखेगा उसको उड़ता हुआ, तो उसे पता कि ये मैं ही उड़ रहा हूँ। उसके अंदर रूट मैप होता है येलो कलर की, उसके अंदर येलो कलर की लाइन होती है, उसको पता है मैं बिल्कुल इस लाइन के ऊपर चलना है मेरे को, वो उसको समझने के लिए होता है। वो बाहर कोई लाइन नहीं होती है उसमें इन एयर में, बट वो सिस्टम ऐसा है उसको देख के डायरेक्शन फिट करता है। उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम होता है कि मैं कितने फीट पे फिट करूंगा, उसके अंदर आपका ग्रेविटी फोर्स की पावर का भी एच एंड एवरीथिंग उसको सारा पता होता है, उस हिसाब से उड़ते हैं वो। अब जो भी कुछ है, जो रूटिंग है, उसको वो कमांड देते हैं एटीसी वाले। वो कैसे देते हैं, जैसे आप कभी दिल्ली का आपका सिम है,